Okay students, in this video we are going to see that what is the meaning of evaporation. Okay, इस चैप्टर में इवेपोरेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. इसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना. तो इवेपोरेशन होता क्या है? इवेपोरेशन सिंपल सी बात है. इवेपोरेशन मतलब होता है लिक्विड जब गैस में चेंज होता है तब उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन. ओके ध्यान रखिएगा, लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में. बॉइलिंग में भी क्या होता है, जब हम चीज़ें उबलती हैं तो लिक्विड क्या होता है, गैस के फॉर्म में जाता है. लेकिन इवेपोरेशन और बॉइलिंग ये दोनों अलग टर्म होते हैं. कैसे होते हैं ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है ना. तो देखिए होता क्या है इवेपोरेशन, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ओके, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको समझने के लिए हमें पता करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल के लेवल पे जाना पड़ेगा. एक्चुअली हो क्या रहा है ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है ना. तो मॉलिक्यूल्स क्या, काइनेटिक की एक होती है थ्योरी जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस. ओके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आप आगे चल के पढ़ेंगे. फिलहाल आप बस इतना समझ लीजिए कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहती है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी पार्टिकल्स के, गैस के हो चाहे लिक्विड के हों, सब में बराबर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है. जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, किसी बच्चों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, कोई बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है ना. तो सब में बराबर की एनर्जी नहीं होती है, कब किसी में कम होती है, किसी में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना. अब होता क्या है, जब मान लीजिए हमको क्या करना है, लिक्विड को गैस में चेंज करना है. तो फिलहाल मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, उसमें आपने पानी भर के रखा है, ठीक है ना. तो जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ऊपर के मॉलिक्यूल्स है ये वाले जो सरफेस में है, सरफेस मतलब जो सतह में है, उनके पास क्या होती है, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है. जिसकी वजह से क्या होता है, इनके पास चांसेस होते हैं कि ये बाहर उड़ सकते हैं, मतलब यहाँ से अपने इस स्टेट को छोड़ के सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं. कैसे, इसको आप एकदम से और समझ सकते हैं. जैसे मान लीजिए हम किसी अंदर के मॉलिक्यूल की बात करें, इसके मॉलिक्यूल्स की, ये मॉलिक्यूल ऊपर नहीं जा सकता. क्यों? क्योंकि इसको चारों तरफ से मॉलिक्यूल्स ने घेर के रखा है, ठीक है ना. इसको इसके पास भी, इससे भी अट्रैक्शन मिल रहा है, इससे भी अट्रैक्ट है, इससे भी अट्रैक्टेड है, इससे भी अट्रैक्टेड है, इससे भी अट्रैक्टेड है, ये चारों तरफ से अट्रैक्टेड है. तो इसके पास चांस नहीं है निकलने का, ठीक है ना. लेकिन जो ऊपर के मॉलिक्यूल है उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ से अट्रैक्शन मिल रहा है, जो कि है नीचे तरफ से. इसको ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसको भी ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसको ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसके लिए. लेकिन ऊपर से कोई भी इनको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना. तो इनके पास स्पेस है ऊपर जाने के लिए, मतलब लिक्विड से गैस फॉर्म में जाने के लिए इनके पास काफ़ी चांस है, ठीक है ना. तो लिक्विड के जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी होने के कारण उनके जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम होती है. क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनको नीचे से अट्रैक्शन मिलता है, लेकिन बाहर से इनको अपने तरफ खींचने वाला कोई नहीं होता. तो क्या होता है, इनके बीच के इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आराम से अपने इस स्टेट को छोड़ के ऊपर फ्लो कर सकते हैं, ठीक है ना. तो मान लीजिए ये इस मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, ठीक है ना. इसके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, इसको सिर्फ और सिर्फ नीचे से फोर्स मिल रहा है, ऊपर से फोर्स नहीं मिल रहा है, ठीक है ना. तो ये नीचे नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, ऊपर उड़ेगा, जिसकी वजह से ये गैस फॉर्म में आ गया, ठीक है ना. सेम मान लीजिए इसके साथ ये भी ऐसे ऊपर आ गया, ठीक है ना. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो गैस फॉर्म में ऊपर चला गया, ठीक है ना. इसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन. चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर अभी नहीं पहुंचा है किसी भी लिक्विड का. हम जानते हैं जब लिक्विड बॉयल होता है तभी वो गैस फॉर्म में चेंज होता है, लेकिन इवेपोरेशन एक ऐसा टर्म है जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है ना. बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर नहीं पहुंचा है, फिर भी लिक्विड वेपर में बन रहा है, ठीक है ना. इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन. ओके, और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इवेपोरेशन से क्या होता है, सिस्टम बहुत धीरे धीरे ठंडा होता जाता है. ऐसा क्यों होता है, देखिए काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है. याद रखिएगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तभी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है ना. तो होता क्या है कि टेम्परेचर ज़्यादा है, अब ऊपर वाले मॉलिक्यूल जिनके पास टेम्परेचर ज़्यादा था और जिनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा थी वो तो उड़ के चली गई. अब जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर थोड़ी कम एनर्जी है. जो ऊपर वाले थे उससे अगर हम कंपेयर करें तो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के पास थोड़ी कम एनर्जी है, ठीक है ना. अब जब ये वाले ऊपर के मॉलिक्यूल सारे चले जाते हैं तब ये जो नीचे वाले हैं वो सरफेस में आ जाते हैं, ठीक है ना. तो अब धीरे धीरे वो भी निकल जाएंगे, फिर उसके नीचे वाले उनके पास और ज़्यादा कम एनर्जी. तो जैसे जैसे आप सिस्टम के नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाएगी, और एनर्जी कम मतलब ठंडा होता जा रहा है, ठीक है ना. जितना आप नीचे आएंगे मॉलिक्यूल के लेवल पे उतना आपको एनर्जी कम दिखेगा और टेम्परेचर कम होता दिखेगा, ठीक है ना. तो यही होता है. तो इवेपोरेशन से क्या होता है, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग. इवेपोरेशन की वजह से ठंडा होता है सिस्टम,
ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इवेपोरेशन होता है? पहला है नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का नेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इवेपोरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ लिक्विड होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं और कुछ लिक्विड इवेपोरेट होने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। जैसे मान लीजिए पेट्रोल के आप देखते हैं कि अगर आप पेट्रोल का ढक्कन खोल दें, थोड़ी देर बाद अगर आप देखेंगे उसी कंटेनर को, तो पेट्रोल धीरे धीरे उड़ जाता है और मतलब वो गायब हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि लिक्विड जो पेट्रोल होता है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल होना मतलब उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो एयर में मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो नेचर ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड का नेचर वॉलेटाइल है तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। ओके। अब आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, ये एक इतना छोटा कंटेनर है, एक थोड़ा ज़्यादा बड़ा कंटेनर है। ठीक है ना, हमने दोनों में बराबर, मान लीजिए इसमें भी 1 लीटर पानी डाल दिया, इसमें भी 1 लीटर पानी डाल दिया, 1 लीटर। ठीक है ना, अब आप ये सोचिए कि किस में ज़्यादा चांसेस हैं इवेपोरेशन जल्दी होगा? क्या इसमें इवेपोरेशन जल्दी होगा कि इसमें इवेपोरेशन जल्दी होगा? कॉमन सी बात है, बहुत ईजी आप समझ जाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए सरफेस पे 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मॉलिक्यूल्स हैं। तो 5 मॉलिक्यूल्स, अब मान लीजिए तो ऊपर यहाँ के 5 मॉलिक्यूल्स निकल गए, लेकिन यहाँ पे एक बार में इकट्ठा 11 मॉलिक्यूल्स निकल रहा है क्योंकि उनके पास ज़्यादा स्पेस है निकलने के लिए। ठीक है ना, तो जितना सरफेस एरिया होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होने के चांसेस होंगे। ठीक है ना, फिर से समझते हैं। सरफेस एरिया कम है जिसकी वजह से इनके पास ज़्यादा निकलने के स्पेसेस नहीं है। जब ये ऊपर के 5 मॉलिक्यूल निकलेंगे तभी नीचे के मॉलिक्यूल्स नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को निकलने का चांस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इकट्ठा 11 मॉलिक्यूल निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तीसरे चांस में सारे मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। पहले 5 निकलेगा, फिर 5 निकलेगा, फिर 5 निकलेगा। यहाँ पे एक बार में अगर 11 मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं मतलब इसमें इवेपोरेशन बहुत जल्दी होगा और यहाँ का 1 लीटर पानी जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। तो सरफेस एरिया अगर बढ़ा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। ओके। अब टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। क्यों? सोचिए। टेम्परेचर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है काइनेटिक एनर्जी से। टेम्परेचर बराबर काइनेटिक एनर्जी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। टेम्परेचर देने से आप क्या कर रहे हैं? सिंपल सा उस मॉलिक्यूल को और ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, मतलब उसको और बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई आप अपना स्पेस छोड़ो और निकलो वहाँ से। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड में थे पहले वो शांत बैठे थे, लेकिन जैसे ही आपने उनको टेम्परेचर दिया तो इनके अंदर जोश आ गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से क्या हो गया, ये अपने लिक्विड स्टेट को छोड़ के गैस स्टेट में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इनको इधर उधर घूमना है। ठीक है ना, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। ओके। अब फ्लो ऑफ एयर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने के लिए। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, उसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है ना, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऊपर आए थोड़े से, मान लीजिए कोई भी एक लिक्विड का मॉलिक्यूल ऊपर आ गया। ठीक है ना, अब जब ये लिक्विड मॉलिक्यूल हटेगा यहाँ से, जो लिक्विड का मॉलिक्यूल अब गैस में चला गया, जब ये मॉलिक्यूल यहाँ से हटेगा तभी ना दूसरे को चांस मिलेगा ऊपर जाने का। तो फ्लो ऑफ एयर, जो एयर आ रही है वो क्या कर रही है, इस मॉलिक्यूल को धक्का देके यहाँ से निकाल रही है। ठीक है ना, तो ये स्पेस खाली होगी, अब और लिक्विड मॉलिक्यूल ऊपर आएंगे, फिर जब ये हट जाएगा एयर की वजह से तो ये भी होगा। ठीक है ना, इसीलिए कपड़े में जब जैसे एग्जांपल होता है, आप हमेशा देखेंगे जब हवा चलता है तो कपड़ा ज़्यादा जल्दी सूखता है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन बढ़ता है। ठीक है ना, तो अगर फ्लो ऑफ एयर अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। ओके। तो ये था फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ध्यान रखना है। अगर नेचर ऑफ लिक्विड अगर वॉलेटाइल है तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। ओके। सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, और फ्लो ऑफ एयर ज़्यादा है तो भी इवेपोरेशन बढ़ेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इवेपोरेशन। थैंक यू सो मच।